हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा भी चैप्टर अभी हम करेंगे उसका नाम ही है द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी 1870 से लेके 1947 यानी हमारी आज़ादी तक जितने भी इवेंट्स इसके अंदर आएंगे वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, यानी 1870 की बात हो रही है। अब इसमें जो आपका शुरुआत हो जाती है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो की बात कर लेंगे, फिर क्या फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, होम रूल लीग एक ही लेक्चर में, लखनऊ का पैक्ट पढ़ेंगे 1916 का, अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मोन्टैग चेलिस फॉर्म रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मैसाकर। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा 1920 का, देन चौरी चौरा आएगा 1922 में, फिर पीजेंट्स हो गया और वर्कर्स के मूवमेंट्स हो गए, साइमन कमीशन 1927 का, लाहौर सेशन 1927 का, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हो गया, सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस, ये सब आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट से। ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये 1870 टू 1947 तक चलेगा। अब जैसा कि आपने पढ़ रखा है अभी तक कि जो रूल है, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था जैसे ही क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन दे दिया था ऑन द 1 नवंबर 1858 को। जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, फिर 1858 के 1 नवंबर को प्रोक्लेमेशन आया था क्वीन विक्टोरिया की तरफ से। तो वैसे ही क्या हुआ था, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब जैसे ही वो ख़त्म हुआ था, जो पावर ऑफ गवर्नेंस है वो आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में इन 1858। बट वही बात है, बट लोगों को लग रहा था कि चलो अब कुछ हमें फ़ायदा होगा पीपल ऑफ इंडिया को, बट द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल डिड नॉट हैव एनी से इन द गवर्नमेंट और इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अभी भी इंडियन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। द रिसेंटमेंट surfaced in the form of different rebellions and subsequently later on gave rise to the birth of Indian national movement। तो इसलिए फाइनली इंडियन नेशनल मूवमेंट की अब हम बात करेंगे, और ये तो करनी ही थी। बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वाले थे वो क्या करते थे, मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस। बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, बट कुछ जो है दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि देखो 1876 की बात कर लें हम, 1876 की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस्टेब्लिश करी थी इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है, यहीं के यहीं दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका अगर देखा जाए कि क्वीन विक्टोरिया ने कब प्रोक्लेमेशन दिया, तो 1 नवंबर 1858 को प्रोक्लेमेशन दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि 1876 के अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या इस्टेब्लिश करी। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस्टेब्लिश करी इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है जी, चलो तो अब सबसे पहला जिसमें टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एक प्रॉपर ये ओवरव्यू चलेगा आपका बढ़िया से 1870 से ना 1947 तक आप इतना बढ़िया पहुँचोगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले होती है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपकी बनी दिसंबर के 1885 के अंदर। 1885 के दिसंबर में A.O. ह्यूम एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन्होंने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनको सपोर्ट करा 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स ने। कितने? 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स ने सपोर्ट करा डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से। और जो पहली मीटिंग हुई थी INC की वो कहाँ हुई? पहली मीटिंग हुई INC की बॉम्बे के अंदर, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में WC बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में बॉम्बे में हुई पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग। ठीक है, ग्रेजुअली क्या हुआ? ग्रेजुअली कांग्रेस जो है वो बैकबोन बन गई।
तो ग्रेजुअली ऐसे ही हुआ 1885 से 1947 तक जो कांग्रेस है वही बैकबोन बन के रही नेशनल मूवमेंट की। जब अर्ली फेज था कांग्रेस का, अर्ली फेज में कौन थे? मॉडरेट्स थे, ठीक है। वो आपके 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स आए थे। और बाद में मॉडरेट्स का काम क्या था? मॉडरेट्स का पूरा फेथ था ब्रिटिश के अंदर, मॉडरेट्स का पूरा फेथ था। देखो पहले अगर आप देखो ना 1885 से 1905, जैसे इसके दो फेज थे। ये एलन ऑक्टेवियन उनकी वो देख रहे हो, इन्होंने तो आईएनसी फॉर्मेशन करी, डब्ल्यूसी बनर्जी ने पहले प्रेसिडेंटशिप करी। तो जो मॉडरेट्स था उनका पूरा फेथ था ब्रिटिश के अंदर, और दे अडॉप्टेड द मॉडरेट वेज टू परस्यू देयर गोल्स। उनके तरीके भी वही थे कि अपने मॉडरेट तरीक़ों से वो क्या करते थे, परस्यू करना चाहते थे अपने गोल्स को। उनकी डिमांड्स क्या थी? मेनली देयर मेन डिमांड्स वर टू, तो उनकी बेसिकली डिमांड्स यही थी गाइस कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हों पूरी कंट्री में जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। फिर दूसरा क्या था कि भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होनी चाहिए सभी प्रोविंसेस के अंदर, है कि नहीं? सही बात है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए सभी प्रोविंसेस में। तीसरा ये कि रिक्रूट करना इंडियंस को फॉर हायर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये कि हम इंडियंस को रिक्रूट करें, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक हायर पोजीशन पे इंडियंस को रिक्रूट किया जाए, है कि नहीं? मतलब इंडियंस को जो है उनको भी हायर पोजीशंस का हक होना चाहिए। फिर देखो होल्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होने चाहिए। और वो चाहते थे कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स, उनको भी तो ग्रोथ का मौका मिले। एंड स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, जो अपनी पूरी जो ड्रेन कर रहे हो ना, जो भी हमारा पैसा ब्रिटेन पे जा रहा है और हमें खाली करा जा रहा है, तो उस चीज़ पे रोक लगाई जाए और बस किया जाए ये इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन को एंड किया जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स आए, और प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स में किस किस का नाम है? देखो बच्चे, मॉडरेट लीडर्स में आपका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले का। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम है, मॉडरेट में आते थे, ये भी यही चाहते थे। दादा भाई नारोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में क्या बताया था कि उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी कलकत्ता के अंदर, कब? 1876 में। कब बच्चे? 1876 में। फिर फिरोज शाह मेहता हो गए, MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, और बाकी सभी लोग थे, ठीक है। तो यानी एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स में इनका ही नाम आता था, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई कलकत्ता में, MG रानाडे हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गया, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, बाकी सब। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या था? प्लेग और फेमाइन की वजह से भी बहुत सारे इंडियंस को नुकसान पहुंचा था। इकॉनमिक कंडीशंस तो एकदम मिजरेबल हो गई थी। यंग इंडियंस डिसगस्टेड by the British callousness and were inspired by the common people of Ethiopia, Japan and Russia who rose against the oppressors। तो अब यंग इंडियंस ना थक गए थे यार, ये ब्रिटिश से बहुत नाक में दंग कर दिया, मतलब तंग ही कर दिया है। तो ये यूथोपिया, जापान और रशिया वालों से इंस्पायर हुए कि कैसे ये अपने ऑपरेसर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। फिर अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाकी और अरबिंदो घोष, ये सब बने न्यू लीडर्स और इनको बोला गया रैडिकल्स। इनको क्या बोला गया? रैडिकल्स। ये इन चीज़ों में नहीं मानते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन अपील्स, कि हम बोलते रहे उन्हें कि यार ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, उनने तो माननी ही नहीं है। दे बिलीव्ड इन एक्शन, जैसे कि प्रोटेस्ट करो, हड़तालें करो और स्लोगन, नारेबाजी करो। दे प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर, और हिंदुज़म को प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। और इनका यही मानना था कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, हमें क्या करनी होगी? लड़ाई, ठीक है। तो देखो अब डू यू नो पढ़ते हैं। डू यू नो है कि द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन आइडियाज़ रादर देन एक्शन। मॉडरेट्स तो आइडिया में बिलीव करते थे। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ 3P। मॉडरेट्स की पॉलिसी थी 3P वाली। कौन सी? प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर करते हैं, पेटिशन डाल देते, प्रोटेस्ट। तो इसको द क्रिटिक्स
टर्म देयर पॉलिसी एज पॉलिटिकल बेगिंग, पॉलिटिकल लेवल पे बेगिंग ही हो रही है ना ये तो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है हो गया इंपॉर्टेंट। 3 P's क्या है ये आपको पता होना चाहिए, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, और इसको पॉलिटिकल बेगिंग नाम दिया गया। फिर आते हैं हम, बंकिम चंद्र चटर्जी का सॉन्ग है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का सॉन्ग है वंदे मातरम। ये संग किया गया था 1886 में। कब किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो हमारा सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, 1886 में पहली बार संग किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था। तो एक ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो गई, 2 क्वेश्चन हो गए इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ अपना अपना हिसाब होता है। अब उसको तो हम इतना यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि यार एक बेस क्लियर करना। ये टॉपिक अपने आप में ही पूरी क्लास ले जाते हैं, पर हमारा टारगेट क्या है कि एक बेस क्लियर करना कि आखिर पूरी एक ही गो में क्या हुआ था, ठीक है जी। तो ये आपको इस क्लास में मैं नहीं कवर कराऊंगी क्योंकि हम एक ओवरऑल लेके चल रहे हैं अभी। तो चलो फिर दूसरा टॉपिक आता है इसके बाद हमारा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक सीक्वेंस में आप समझते चलो अभी सिर्फ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें, इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को वीकन करने की बात आ गई थी। भाई उनको लगा यार नेशनल मूवमेंट को चलो क्यों ना वीकन करा जाए, कमज़ोर करा जाए। तो ब्रिटिश ने क्या करा, अटैक करा हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इंसान किस पे अटैक करता है? यूनिटी पे। और ये लॉर्ड कर्जन का कर्जा देना था, तो ये लॉर्ड कर्जन का कर्जा देना था, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने इशू करा जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को इशू करा कब? जुलाई की बात है 1905 की। दो ऑफिशियल रीज़न जो गिवन बाय ब्रिटिशर्स वाज दैट, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि हम तुम्हारी यूनिटी तोड़ने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बिग प्रोविंस। भाई ये थोड़ा सा बड़ दिक्कत हो जाती है हमसे। पहले तो इनसे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, अब जब इनके अगेंस्ट हम खड़े हो रहे हैं तो इनसे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब इनसे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा था, तो कहते हैं कि हमसे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो है तुम्हारे बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। बट लोग अच्छे से जानते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया को डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी पे चल रहे थे, एंड देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। इसलिए इस डे को लोग जो है डे ऑफ मॉर्निंग कहते हैं। The Swadeshi of one's own country, boycott and national education were adopted as the tools for achieving स्वराज by the radicals। यानी कि जो स्वदेशी बायकॉट है, नेशनल एजुकेशन है, ये एज अ टूल्स अडॉप्ट किए गए। क्यों? क्योंकि हमें जो स्वराज चाहिए था, रेडिकल्स ने क्या अडॉप्ट किया? स्वदेशी बायकॉट करेंगे कि अब हम इनका चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी नेशनल एजुकेशन लाएंगे। तो इंडियंस बायकॉटेड फॉरेन गुड्स and used only Indian goods. Swaraj is my birthright and I shall have it. The slogan was slogan of Bal Gangadhar Tilak. Gave the impetus to the attainment of Swaraj, meaning of self-rule. Swaraj मेरा birthright है and I shall have it. स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा। कैसे? उन्होंने क्लासेस को बायकॉट करा, पिकेटिंग शॉप्स जो है इनको बायकॉट करा, एंड पिकेटिंग शॉप्स सेलिंग foreign goods. Many women also joined the processions and picketing. शॉप्स को भी पिकेट करा है ना। तो ये सब हुआ, ठीक है बच्चे। ये देखो बच्चे, 1904 तक बंगाल कैसा था? 1904 तक ये रहा हमारा बंगाल, ये है बंगाल अपना, ठीक है। ये इधर हो गया असम, ये पूरा एक बंगाल दिख रहा है, ये पूरा बंगाल है तुम्हारा, ब्लू कलर का है ना, पूरा बंगाल है 1904 में। बाद में बंगाल की हालत कैसी हुई? बाद में जैसे पहले तो इतने ही पार्ट असम का साइड था, बाद में बंगाल की हालत ये हुई कि ये एक सेकंड कलर चेंज करके था, ये देखो ये रहा बंगाल और ये तरह तुम्हारा ईस्टर्न बंगाल, ये ईस्टर्न बंगाल, यानी कि बंगाल को बीच से विभाजित कर दिया गया। ये एक तरफ ईस्टर्न बंगाल और एक तरफ बंगाल। तो ये बंगाल की हालत है 1905 से लेके ये 1911 तक बंगाल की यही हालत रहती है। 1905 से लेके 1911 तक वो ऐसे ही रहता है। तब रेडिकल ग्रुप भी जो है ना अमंग द कांग्रेस, वो क्या एनकरेज करते थे? रेडिकल ग्रुप वाले कहते थे कि अपने स्वदेशी गुड्स को ही लव करो, पार्टिसिपेशन करो इन द मास रैलीज, ताकि तुम बायकॉट कर सको फॉरेन गुड्स को, बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस,
और जितने भी टाइटल्स तुम्हें ब्रिटिशर्स ने दिए उन सबको कन्फर्ड कर दो। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हो गया। अब ये स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड कराया इन लोगों ने, बोला कि चलो स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से चालू हुआ स्वदेशी मूवमेंट, महाराष्ट्र तक गया, फिर महाराष्ट्र तक गया और तो और पंजाब तक गया। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इसे सप्रेस करने की। ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय दादा भाई नौरोजी, क्वेश्चन देख लो इम्पॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे। जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1905 में हुआ था तो कलकत्ता, मैंने बोला ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी बहुत सेशंस थे, उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट सेशन ये है कि एक तो बताया आपको कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1886 में। 1886 में क्या गाया था? वंदे मातरम गाया था 1886 के अंदर फर्स्ट टाइम। तो दादा भाई नौरोजी उस समय कलकत्ता का सेशन कांग्रेस में चल रहा था 1906 में, वो कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पे। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अ कॉल वॉज गिवन फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट। अब तो आ गई थी बारी, चलो स्वराज को अपना के ही रहेंगे। जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में, मैंने आपको बताया मॉडरेट्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, तो ये थोड़े बड़े नहीं लगे। और ये हेड वे ड्यूरिंग द सूरत सेशन हुआ था, एक INC का सूरत सेशन। ये सारे सेशन दिसंबर में ही होते थे। 1907 में हुआ सूरत सेशन, उसमें ये स्प्लिट हो गया। तो देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी, और दो ग्रुप पार्टीज एकदम अलग अलग बढ़ गई। स्प्लिट कैसे हो गया? इसी का नाम होता है सूरत स्प्लिट, इसी को हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। अगर आपसे पूछे कभी कोई सूरत स्प्लिट कब हुआ, तो सूरत स्प्लिट आप समझ जाना, यानी कि अच्छा मॉडरेट्स और रेडिकल्स अलग अलग हो गए थे। और ये हुआ था आपका 1907 में। इनका जो है ये जो 7 में इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देना बंद कर दिया था और ये अलग हो गए थे। मॉडरेट्स वर लीड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट्स को लीड करा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और फिरोज शाह मेहता ने, मैंने आपको मॉडरेट्स के नाम बताए। और रेडिकल्स को रेफ़र किया था, रेडिकल्स इन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं इनको। रेडिकल्स वर रेफर टू एज एक्सट्रीमिस्ट, ये ब्रिटिशर्स लोगों ने कहा था एक्सट्रीमिस्ट ने रेडिकल्स को। और इनको लीड किया था लाल बाल पाल ने, यानी जो आपके कौन हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बताओ, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब देखो, डू यू नो व्हाट मैनी इंडियन लीडर्स और इंडियन सपोर्टर्स जो बाहर भी रह रहे थे ना, लिविंग अब्रॉड, सॉट एंटी ब्रिटिश हेल्प फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। मतलब बहुत सारे इंडियन लीडर्स और इंडियन सपोर्टर्स जो बाहर रह रहे थे, सॉट एंटी ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अगेंस्ट उनको हेल्प चाहिए थी, वेरियस कंट्रीज थे। दे कलेक्टेड एंड सेंट मनी एंड आर्म्स टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज, प्रोमिनेंट अमंग देम वर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनी कलेक्ट करी और ये चाहते थे कि चलो अब ब्रिटिशर्स को जो है बाहर निकालना ही है, तो इन्हें मनी कलेक्ट करके इन्होंने अफोर्ड करे बाहर रह के भी। तो वो कौन कौन से लोग हैं, उसमें से जैसे नाम है लाला हरदयाल जी, है ना, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद और वीडी सावरकर और भी लोग थे, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, देखो, ब्रिटिशर्स वर प्रैक्टिसिंग द पॉलिसी, आपको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली रही थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीकन जो करना था। तो उन्होंने एनकरेज करा मुस्लिम्स को कि बोला कि तुम एक काम करो, क्या इनके साथ लगे हुए हिंदू लोगों के साथ अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो फिर मुस्लिम लीग बन भी गई। कब? 1906 में। 1906 के अंदर क्या बनी मुस्लिम लीग, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में इन लोगों ने मुस्लिम लीग ही बना ली। और 1907 में आपको पता है ना, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो अलग अलग हो गए थे, सूरत स्प्लिट हो गया था। और 1906 में आपको पता है क्या हुआ था, जल्दी बताओ। मैंने एक और पॉइंट बताया था, दादा भाई नौरोजी उस समय कलकत्ता का सेशन कर रहे थे कांग्रेस के अंदर। कौन? दादा भाई नौरोजी, वही प्रेसिडेंट बने थे। कलकत्ता का सेशन हो रहा था कांग्रेस में 1906 में, जो INC का है ना, यानी कि
पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय और जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई तब दादा भाई नौरोजी वहाँ पे क्या कर रहे थे, कलकत्ता सेशन में बैठे थे 1906 के वक्त। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुस्लिम लीग बना 1906 में, बनाया किसने, आगा खान ने। आगा खान ने बनाया, जो रिलीजियस हेड था किसका, मुस्लिम सेक्ट का, और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। यानी कि 1906 का जो मुस्लिम लीग है ये बनाया किसने, ये बनाया है आगा खान ने। आगा खान एंड कौन है साथ में, नवाब सलीमुल्लाह, मुस्लिम नेम्स है ना। ये कहाँ से है, ये ढाका। ढाका आपको पता है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है इसे, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म। मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया, तो 1909 में आया मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब क्या था ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया मॉडले मिंटो रिफॉर्म टू पैसिफाई द मॉडरेट्स, कि चलो मॉडरेट्स को थोड़ा पैसिफाई कर दिया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, बट रिफॉर्म्स डिड नॉट पे एनी हीड टू डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर स्वराज। ये जो रिफॉर्म्स हैं इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, जो भी डिमांड्स रखी थी इंडिया ने स्वराज के लिए, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया, बस नाम के लिए कर दिया कि हम तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म लाए हैं भाई जी 1909 में, काम कुछ नहीं किया। इसमें क्या हुआ, इसमें मुस्लिम्स को ग्रांट करा इन्होंने इलेक्टोरेट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ। मतलब इसमें रिफॉर्म्स ने कोई ध्यान तो नहीं दिया डिमांड ऑफ इंडियंस के स्वराज के लिए, बट जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स को क्या ग्रांट किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी रिप्रेजेंटेशन ग्रांट करी। एंड दिस रिफॉर्म वाज फर्दर थ्रेट टू, अगेन वही चीज़ कर दी ना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे आ गई ना आज दोबारा से, राइट। तो वापस से इन्हें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे फिर अटैक करा ऐसे काम करके। मॉडरेट्स अपोज इट एंड द स्ट्रगल ऑफ स्वराज बिकेम मोर इंटेंस। तो ऑब्वियसली स्ट्रगल अब वापस से जारी रह गया। फिर आता है बच्चे होम रूल लीग। होम रूल लीग कब आता है, 1916 के अंदर। कब आता है, 1916 के अंदर। तो 1916 में एक आयरिश लेडी, आयरिश यानी इंग्लैंड, आयरलैंड की साइड से जो लेडी, मिसेस एनी बेसेंट, इन्होंने इस्टेब्लिश किया होम रूल लीग। कब, 1916 में। कहाँ पर, मद्रास। और बाल गंगाधर तिलक ने भी इस्टेब्लिश किया, कहाँ पर, महाराष्ट्र ने। यानी इन्होंने तो किया महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट ने किया मद्रास, जो चेन्नई साइड है आपका, ठीक है। तो पर्पस क्या था लीग का, कि सेल्फ गवर्नमेंट अब हम अटेन करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बहुत कोशिश की, इसको क्रश करने की, इस मूवमेंट को, बट फिर भी ये कंटिन्यूड आता है, एजिटेशन कंटिन्यूड। तो फिर इसके बाद आपका आता है लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। लखनऊ पैक्ट कब का, 1916 में आता है आपका लखनऊ पैक्ट। अब उसमें क्या होता है, देखो 1916 में अभी हमने पहले पढ़ा होम रूल लीग, ठीक है। उसमें क्या था कि आयरिश लेडी जो एनी बेसेंट है, उन्होंने इस्टेब्लिश करा होम रूल लीग, कहाँ पर, मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ इस्टेब्लिश किया, महाराष्ट्र में। पर्पस क्या था कि वे सेल्फ गवर्नमेंट हम अटेन करेंगे, बट ब्रिटिश लोगों ने बहुत कोशिश की थी उससे भी वो करने की, बट फिर भी वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद आता है आपका बच्चे लखनऊ पैक्ट 1916 में। इसमें क्या था बच्चे, मॉडरेट्स और जो रेडिकल्स थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट हो गए मॉडरेट, इन्होंने रीयूनाइट किया आपस में कि चलो बहुत हो गया, अब सूरत स्प्लिट वगैरह, अब हम लोग आपस में एक दूसरे को रीयूनाइट करके स्ट्रेंथन करेंगे नेशनल मूवमेंट आफ्टर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स कैसे हुए, अब 9 ईयर्स तो हो गए, देखो 1907 में हो गए थे ना ये अलग। अगर इसको आप देखो बिहाइंड द सीन अगर आप जाओ कि सूरत जो का जो सेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, हम यही पढ़ रहे थे, और उसमें ये लोग अलग अलग बट गए थे। आपको स्टोरी ऐसे ही समझ आएगी एक बारी पे। तो 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, ऑब्वियसली पूरे 9 साल हो गए। देखो 7 में हुआ है, 17 तक 10, 1916 में हो रहा है, यानी 9 साल बाद इन्होंने साइन किया जॉइंट पैक्ट। कहाँ पर किया, लखनऊ में किया। और विद द मुस्लिम लीग जो बनी थी कब, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1906 के अंदर हुई थी। आगा खान ने करी थी, और किसने करी थी, नवाब सलीमुल्लाह ढाका के। वेरी गुड। तो दे जॉइंटली डिमांडेड, अब इन्होंने मिल के जॉइंटली डिमांड किया, अब आ जाओ तुम ब्रिटिशर्स, अब तुम्हें देखते हैं हम, अब ये मिल चुकी है। इन्होंने डिमांड किया सेल्फ रूल इंडिया के लिए, अब सेल्फ रूल मांगेंगे। और अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट कुछ नहीं है,
अराइवल, गांधी जी, जिनका नाम अगर मॉडर्न हिस्ट्री में ना लिया जाए तो फिर सबको पता ही है कि गांधी जी का नाम तो आएगा ही आएगा। तो अराइवल आता है ऑफ महात्मा गांधी, ये वेरी इजी टॉपिक है ऑन द इंडियन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को क्या कहते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब पूरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, यानी उस समय पहला विश्व युद्ध भी हुआ था जब ये सब चल रहा था ना, ये आपका होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट, उसी दौरान क्या चल रहा था, इधर वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, विश्व युद्ध भी चल रहा था 1914 से 1918। फिर क्या कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। वाई उन्होंने लीडरशिप संभाली, ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट एजिटेशन, नॉन वायलेंट, फिर वो लाए अपना, भाई यार लड़ाई मत करो, तुम नॉन वायलेंस से काम करो। आपको पता है ये गांधी जी ये कहते हैं, दैट मीन्स विच वॉज कॉल्ड सत्याग्रह, सत्याग्रह करो, डिमांड फॉर ट्रूथ, डिमांड फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह यानी डिमांड फॉर ट्रूथ। सो इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। ही प्रोपोगेटेड टॉलरेंस, उन्होंने बोला कि यार टॉलरेंस वगैरह सीखो, ब्रदरहुड सीखो, आपस में भाईचारा, नॉन वायलेंस, अहिंसा सीखो, और सिंपल लव, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग रखो, अपनी हाई थिंकिंग रखो, ठीक है। तो अब गांधी जी ने रियलाइज किया, गांधी जी रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी फॉर अ ट्रूली नेशनल स्ट्रगल। यार भाई सोशल रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे, अगर सच में नेशनल स्ट्रगल को करना है ना, आगे ले जाना है, तो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो कौन सा रिफॉर्म लाए, ही ओपनड, या फिर कह लो इस्टाब्लिश्ड साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम। कहाँ पर बच्चे, गुजरात में। वेयर पीपल ऑफ ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स वर वेलकम, सभी को वेलकम किया जाता था। उनका हिज फर्स्ट मूवमेंट वॉज इन सपोर्ट ऑफ, उनका पहला मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया वो था पीजेंट्स के लिए, पहला मूवमेंट उन्होंने शुरू किया पीजेंट्स के लिए। कहाँ पर शुरू किया, चंपारण एंड बिहार। कब किया, 1917 में। तो सबसे पहला मूवमेंट गांधी जी का कहाँ शुरू हुआ, चंपारण एंड बिहार में शुरू हुआ, पीजेंट्स के लिए। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बोला ब्रिटिश सरकार को कि तुम प्राइस बढ़ाओ, इंडिगो की प्राइस बढ़ाओ। क्यों बोला ये बात, भाई बेनिफिट हो पीजेंट्स को भी, तो वो इंडिगो गा रहे हैं, तुम इंडिगो की प्राइस तो बढ़ाओ। फिर 1919 में गांधी जी हैड बिकम मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास मूवमेंट्स और ज़्यादा उन्होंने करे 1919 में भी लॉन्च, ठीक है, 1919 में। नाउ डू यू नो पढ़ते हैं, डू यू नो ड्यूरिंग गांधी जीज पीरियड लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो केम टू द forefront विद डिमांड ऑफ इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कि गांधी जी के समय पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत काम किया, उन्हें मत भूल जाना। ओके, इसके बाद आते हैं बच्चे, हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, वो है हमारा मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, 110%। कोई ऐसा पेपर नहीं है आज तक, कोई ऐसा पेपर नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल ना बना, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी नींव है, ये बहुत अच्छी नींव आपकी सेट हो रही है, ठीक है बच्चे। चलो, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस। आइए, तो हम बच्चे स्टोरी पढ़ रहे थे कि मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया या फिर इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। The British paid no heed to the agitations for self-rule going on all over the country. ब्रिटिश ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो हो रहा होने दो, हमें क्या, ब्रिटिश तो ब्रिटिश है। तो they introduced another set of reforms to appease people. चलो लोगों को पागल बनाते हैं, एक और रिफॉर्म ले आते हैं। But the reforms were insignificant. उनके रिफॉर्म्स कभी काम के निकले ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, देखो उनकी चालाकी। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स यानी जितने इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, वो बढ़ा दी। कहाँ पर, लेजिस्लेचर असेंबली में वो बढ़ाए उन्होंने, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दिए। बट देयर वाज नो चेंज, ध्यान दीजिएगा बच्चे, नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर।
पावर में कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने क्या किया, मात्र नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स थे ना लेजिस्लेचर असेंबली में, वो बढ़ा दिए, काउंसिल ऑफ स्टेट में वो बढ़ा दिए। लो हो गया, हो गए खुश, बस इतना ही करा। हाँ जी, इतना ही करा, सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इलेक्टेड मेंबर की संख्या बढ़ा के उन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश की। तो द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट या डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस। कौन सा सिस्टम आया, डुअल गवर्नमेंट या डायरकी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस एंड पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड द इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो, एक जैसे डुअल गवर्नमेंट ये बंगाल में आया था, आपको पता है, रॉबर्ट क्लाइव लाया था। फिर 1772 में, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लाया था, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म की थी। ये डुअल गवर्नमेंट क्या है, इसमें जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इस बार भी इन्हें चलाकी की, जैसे फाइनेंस अपने पास रखी, पुलिस अपने पास रखी, चलाक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड द इंडियन मिनिस्टर्स एंड द इंडियन मिनिस्टर, जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, दीज वर गिवन द चार्ज ऑफ, उन्हें एजुकेशन, उनको बोला चलो तुम एक काम करो, तुम एजुकेशन का ध्यान रख लो और हेल्थ का ध्यान रख लो, बस इतना कर लो, फ़ायदा तो हमारा ही होगा। हाँ, पैसा हम संभालेंगे, पुलिस भी हमारी, यही तो कर रहे हैं वो, गवर्नर संभालेगा। तो बट द रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। गवर्नर्स तो ब्रिटिश ऑफिशियल ही बन रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, इंडियंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिफॉर्म्स। वो कहते हैं तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, वो उदास हो गए बेचारे इंडियंस। फिर आया बच्चे राउलेट एक्ट। क्या, कौन सा एक्ट, राउलेट एक्ट। वो भी कब आया, वो आया आपका 1919 में। अभी 1919 की बात चल रही है, राउलेट एक्ट आया। तो क्योंकि अब आप समझ रहे हो, एकदम सीक्वेंस में स्टोरी चल रही है कि देयर वाज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग इंडियंस एंड प्रोटेस्ट इंक्रीज। मतलब बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था, एकदम अनरेस्ट सा चल रहा था, इंडियंस में प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ते जा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द राउलेट एक्ट टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल। यार अब ये तो पूरा ड्रामा मचा रखा है, एक काम करते हैं, हम राउलेट एक्ट को पास कर देते हैं ताकि कुछ तो शांत होए। अब उसने क्या किया, इस एक्ट ने एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, इसने पावर दे दी गवर्नमेंट को कि टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट एंड इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। मतलब वो यानी वारंट दिखाएंगे नहीं, सीधा अरेस्ट कर लेंगे। ये क्या बात हुई। हाँ, और क्या, इन्होंने इतना इंडियंस से वो कर रहे थे ना प्रोटेस्ट वगैरह, तो इन्होंने नया राउलेट एक्ट निकाल दिया कि अगर हमें कोई भी बंदा ज़्यादा सरकार के अगेंस्ट जाता हुआ मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम सीधा वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम उसकी वो नहीं करेंगे, गवाही नहीं देने वाले, हम सीधा उसको जेल में डालेंगे। ऐसा इन्होंने करा राउलेट एक्ट में। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को भाई गुस्सा आया। दिस कॉज्ड मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये क्या है भाई, मतलब ये राउलेट एक्ट थोड़ा ना, ये तो ब्लैक लॉ है। एज नो अरेस्टेड पर्सन वॉज अलाउड टू गो फॉर अपील। मतलब वो अपना बेचारा जजमेंट, ना वो दलील दे सकता है, आर्ग्यूमेंट रख सकता है, ना वो वकील लॉयर हायर कर सकता है। तुमने तो फंसा दिया बेचारे को, यानी अब जेल में ही बैठ रहे वो, कोई उसकी सुनने ही नहीं वाला, है ना। और फिर हुआ गाइस जलियांवाला बाग मैसेकर, जो आप सभी को पता है ना। ये हुआ ऑन 13 अप्रैल 1919। द पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी, है ना, अच्छे बैसाखी के दिन पे था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है कहाँ पर, अब गोल्डन टेम्पल जाओ, अमृतसर आप विज़िट करा होगा तो भी आपको पता होगा, वहीं पर ही है। तो व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग, वो पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, पीसफुली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स। क्योंकि राउलेट एक्ट आ गया था, तो इन्होंने 2 कांग्रेस लीडर्स को जो प्रोमिनेंट थे पंजाब के, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल, एक थे सैफुद्दीन किचलू, है ना। तो इनने अरेस्ट कर लिया था, कोई वारंट का तो चक्कर था ही नहीं। तो पंजाब के इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचले को। तो इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ जलियांवाला बाग, और उस समय बैसाखी वगैरह थी, गोल्डन टेम्पल के वहाँ पे ही कर रहे थे अमृतसर में, क्योंकि पंजाब के लीडर्स थे। तो जनरल डायर ने क्या कर दिया, जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस को कि भाई फायर कर दो, ओपन द फायर एट हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट और अनआर्म्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सबको इन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मैसेकर स्टंट द होल कंट्री,
द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन पंजाब, गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज करा, मार्शल लॉ इम्पोज करा। अंडर मार्शल लॉ पीपल वर टॉर्चर्ड, न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया और मेल्स वर सेंसर्ड, यानी ना मेल्स वो कर सकते हो, ना आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हो, ना मार्शल लॉ, मतलब इस मार्शल लॉ में कुछ नहीं, लोगों का कितना ज़्यादा सहना पड़ा। ठीक है, चलिए अब डू यू नो की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की सफर्ड इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश की वजह से टर्की वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अन्याय फेस करना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अली ब्रदर्स के नाम क्या क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली ब्रदर्स है। इन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अंडू द अनजस्टिस जो अगेंस्ट मुस्लिम्स थी इन टर्की, मतलब मुस्लिम्स को इन्होंने टर्की में परेशान करा था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो आपका 1914 से 1918 तक चला था। तो अली ब्रदर्स के क्या नाम है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने शुरू करा खिलाफत मूवमेंट को अगेंस्ट द ब्रिटिश कि भाई ये क्या तरीका है। लेटर ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी की लीडरशिप में जो खिलाफत मूवमेंट है ना, वो पार्ट बन गया किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया खिलाफत मूवमेंट, जिसे लेकर कौन आए थे, अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। तो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक बेसिकली आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी का क्या कहना था, महात्मा गांधी सेड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। भाई ब्रिटिश रूल अभी तक जो भी इस्टेब्लिश सर्वाइव हुआ है ना इंडिया में, वो इंडियंस के कॉपरेशन के कारण ही हुआ है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। मतलब अगर तुम ही कॉपरेट करना इन्हें बंद कर दोगे, अभी तक तुमने कॉपरेट किया ना, तुम इन्हें कॉपरेट करना बंद कर दो, ब्रिटिश रूल अपने आप कोलैप्स कर जाएगा एंड स्वराज वुड कम। द कांग्रेस सेशन, अब देखते जाओ ये ऐसे कांग्रेस सेशंस आप एक ही बारी पे पढ़ने से अच्छा कि जैसा सीक्वेंस चल रहा है वैसे पढ़ो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। तब इम्पॉर्टेंट है ये, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर कब हुआ, दिसंबर 1920 में हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जामिनर कि नागपुर का जो कांग्रेस सेशन हुआ, कांग्रेस सेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर हुआ, नागपुर में, दिसंबर 1920 में हुआ। एंड दिस रेटिफाइड गांधी जीज कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। ये कब हुआ, दिसंबर 1920 में होता है नागपुर में। नॉन कॉपरेशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिसेस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की। तो नॉन कॉपरेशन को क्या करा था, डायरेक्ट कर दिया था कि भाई ये जो ब्रिटिश ने पंजाब और टर्की में अपनी दादागिरी मचा रखी ना, अब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कैसे आवाज़ उठाएंगे, इट बिगिन विद रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय ब्रिटिश। जितने भी इनने टाइटल्स या ऑनर्स हमें दिए वापस कर देते इन्हें। इनके बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर्स, इनके लेजिस्लेचर्स को बाइकआउट करो, हम नहीं चाहते। इनके स्कूल्स में सब बाइकआउट, कॉलेजेस सब बाइकआउट, स्टूडेंट्स को टीचर्स पढ़ाने ना जाए, स्टूडेंट्स पढ़ने ना जाए, नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात। और ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, एट अलीगढ़। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया कहाँ पर, एट अलीगढ़। एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस, काशी विद्यापीठ कहाँ पर, बनारस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जामिया मिलिया खोला अलीगढ़ में और काशी विद्यापीठ किधर खोला, बनारस के अंदर। ठीक है, और क्या बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट सब बाइकआउट करेंगे। बॉन फायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स को इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे ऑल ओवर द कंट्री। तो आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या आया, जिसमें आपका आया विच इन्वॉल्व्ड पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, women, etc. The unity between Hindus and Muslims धीरे धीरे strengthen हुई। And when the non-cooperation movement was launched, people ने पूरा अपना whole heartedly अपना participation भी दिया। Britishers retaliated by imprisoning
ऑल द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ मूवमेंट एक्सेप्ट गांधी जी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिटेलिएटेड किया बाय इम्प्रिजनिंग जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं ना, सबको अंदर डाल दिया एक्सेप्ट गांधी जी। क्यों? क्योंकि जब तक गांधी जी को अरेस्ट करने की बारी आती उससे पहले ये मूवमेंट बंद हो जाता है। वो कैसे बंद हो जाता है ये अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट उसमें चौरी चौरा पढ़ के, ठीक है। फिर आता है बच्चे इसके बाद चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा का इंसिडेंट आता है, ओके। तो इन 1922 की बात है, इन 1922 पुलिस फायर्ड अपॉन द ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स एट चौरी चौरा। और चौरी चौरा जगह कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में जगह चौरी चौरा, वहाँ पर पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर किया, ठीक है। द एजिटेटेड मॉब सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर एंड बर्न 22 पुलिसमैन, ठीक है। गांधी जी शॉक हो गई, यार ये क्या हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने हद कर दिया, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक काम करते हैं, वापस ले लेते हैं। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स नॉन वायलेंट करेक्टर। भाई हम इतने तमीज़ से बात कर रहे हैं और फिर भी तुमने ये हरकत कर दी ना, अब ये मूवमेंट इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, वापस ले लिया फ़िलहाल के लिए। सम लीडर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन, कुछ लीडर्स ने तो चलो सपोर्ट कर दिया गांधी जी को, बट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस अपोज द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वन वायलेंट इंसिडेंट। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुमने वापस ले लिया, ये क्या बात हुई, है ना, ऐसा गांधी जी से कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने तो क्या किया, फॉर्म कर ली स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू जी और जो चित्तरंजन दास जी ने तो क्या कहा कि हम तो चलो अपनी स्वराज पार्टी बना रहे हैं, हम एंटर करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इनसाइड, अंदर जाके इनको सेट करके आएंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने डिसाइड किया अंदर जाके इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुस के इनको ठीक करेंगे इन ब्रिटिशर्स को, इसलिए उन्होंने मिलकर क्या बनाई, स्वराज पार्टी बनाई। तो इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडली स्टॉपिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडेडली स्टॉपिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड। दो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन prematurely, so it was successful in bringing the entire country close and helped in giving a national character to the country's freedom struggle। सो ऐसी बात नहीं है कि ठीक है, इसका भी एक रोल था अपना कि पूरी कंट्री साथ आई, एक नेशनल कैरेक्टर बना, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो वही बात चल रही थी कि गांधी जी अरेस्ट होने वाले थे, फिर क्या हुआ, चौरी चौरा हो गया एकदम से, है ना, फिर उनने मूवमेंट वापस ले लिया वाली बात हुई। फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो बोला कि क्यों करा ऐसे, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने क्या बना ली, अपनी स्वराज पार्टी बना ली। और ये काम हुआ कब, ये हुआ 1922 की बात चल रही है ये, ठीक है ना, 1922 की बात चल रही है। नो गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपोगेट खादी, तो उन्होंने कंटिन्यू करी कि खादी को वो करो, फॉरेन गुड्स छोड़ो, खादी पे आओ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करने की कोशिश की। और कोशिश की गांधी जी ने कि मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट जो ये एरिया में, मतलब हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है ना, एटलीस्ट उसको तो मैं ख़त्म करूँ, ऐसा वो प्रयास करते रहे। फिर आया बच्चे पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने क्या किया, ज्वाइन करा फ्रीडम मूवमेंट को, ताकि वो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें और जितने भी हाई टैक्सेस हैं इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठा सकें। तो ये था पीजेंट्स एंड वर्कर्स का मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टुक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स ऑफ बरदोली, जो कि कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। तो इसका कौन लिया, इसका जो नेतृत्व करा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन। कब आता है, 1927 के अंदर। तो साइमन कमीशन जान के इंडिया में भेजा गया था, वॉज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 का जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका नाम क्या था, मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें ये था
कि डुअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए थे लेजिस्लेचर असेंबली में और काउंसिल सीट्स में, बाकी पावर वही थी। पावर वो ऐसे थी कि फाइनेंस और पुलिस अपने पास रखी, इंडियन मिनिस्टर को बोला एक काम करो तो मैं एजुकेशन और हेल्थ संभाल लूँ। तो अब इस चीज़ को रिव्यू करने कौन आया, साइमन कमीशन भेजा गया इंडिया में, भेजा गया इंडिया के अंदर और सजेस्ट करा फर्दर रिफॉर्म्स कि भाई चलो कुछ ऐसे, अभी सिर्फ जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था यानी मोन्टैक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उससे तो इंडियन खुश नहीं थे, आपको पता ही है। तो आप कुछ और करते हैं। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि बट जो कांग्रेस है उसने डिसाइड किया कि हम अपोज करेंगे कमीशन को एज इट डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। देखो अब ये साइमन कमीशन वाले कहते हैं कि चलो हम तुम खुश नहीं थे ना उस एक्ट से, हम तुम्हारे लिए कुछ करने आए हैं, हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, तुम्हें और क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं अपनी साइड से, हम कुछ सोचते हैं। पर कांग्रेस बोलती कोई ज़रूरत नहीं है ड्रामा करने की, क्योंकि भाई तुम्हारे जो कमीशन है साइमन कमीशन में एक इवन अ सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तुम क्यों यहाँ नाटक कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस ने अपोज किया इस चीज़ का, ठीक है, कि हम नहीं मानते इसको, ये तो ड्रामा है, वापस से हमारे साथ वही नाइंसाफ़ी है। सो वेयर एवर द साइमन कमीशन वेंट इट वॉज बायकॉटेड बाय कांग्रेस एज वेल एज द मुस्लिम लीग विद ब्लैक फ्लैग्स। ये काले झंडे दिखा के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इस बार बोला बात तो सही है, बंदों की बात में दम है, ये एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, हमारे लिए सोच रहे हैं और हमारा ही एक बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है। तो बट इस चक्कर में पता है क्या हुआ, इस चक्कर में जब ये सारा वो चल रहा था ना, एक सीरियस मतलब चीज़ ये हो गई कि लाला लाजपत राय वॉज सीरियसली इंजर्ड वाइल प्रोटेस्टिंग इन अ पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर, है ना। तो लाठी चार्ज हो गया लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय पे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंजरीज आ गई। ये हो गया एक इसमें केस। फिर हम आते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद लाहौर सेशन 1929 का। तो वही है अगेन दिसंबर में होता है, मैंने बोला ना कांग्रेस के सारे सेशन दिसंबर में होंगे। तो अब 1929 का सेशन हुआ दिसंबर में, और ये जो कांग्रेस सेशन है ये हेल्ड हुआ कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। पूछ सकता है कहाँ पर हुआ, लाहौर सेशन हुआ 1929 में, तो हुआ नदी है रावी नदी लाहौर में है, वहाँ पर हुआ, उसके किनारे। इसमें कौन थे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चे। द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, आपसे पूछ सकता है कि कौन से कांग्रेस सेशन के रेजोल्यूशन में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पास किया गया, तो वो आएगा आपका दिसंबर 1929 का सेशन, जो रावी नदी के पास हो रहा है लाहौर के अंदर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पास करने का हिस्टोरिक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है इसी में लाहौर सेशन के अंदर। तो इस सेशन में डिसाइड क्या हुआ, एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 को एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इन्हें डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, दिसंबर में डिसाइड कर लिया कि ठीक है इस डेट को हम जो है पहला इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं इंडिया का। एज पर द रेजोल्यूशन आफ्टर लाहौर सेशन इन 1929 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। फिर तब से क्या होता गया ना, 26 जनवरी को ये लोग मनाते रहे इंडिपेंडेंस डे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड, और आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो वैसे कब कम्प्लीट हुआ था, ये आपको पता है ना, एक फैक्ट की बात है, वो आपका कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। बट इसलिए डिसाइड किया गया था, इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट एंड एनफोर्स इट ऑन 26 जनवरी 1950 इन द मेमोरी ऑफ 26 जनवरी 1930, जिसने हमने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कहा था। इसलिए हमने मतलब जो है आज़ाद, वैसे तो हम 15 अगस्त को आज़ाद होते हैं पता है आपको 1947 में, बट इसलिए 26 जनवरी 1950 जब संविधान बना तो संविधान पहले ही बन गया था,
26 नवंबर को ही बन गया था 1949 को, पर फिर वो डेट की इम्पोर्टेंस ना रहती ना, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही क्या करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। मनाते हो ना। अब देखो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं किसके, कांग्रेस के। जैसे कि आप देखो अमृतसर 1919 में हुआ था एक, है ना। लखनऊ पैक्ट 1916 ये रहा लखनऊ में। ये कैलकाटा का 1906 में हुआ था। फिर देखो लाहौर का 1929 में, मद्रास का 1927 में, नागपुर का 1925 वाला, बॉम्बे का 1885 का, सूरत का 1907 वाला। तो क्या मैं आपको बताऊं कि किस सेशन में क्या क्या हुआ था, बताओ। चलो ये है आपके इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शाबाश। तो पहले देखो बच्चे, ईयर 1885 में सबसे पहला हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लोकेशन थी बॉम्बे। प्रेसिडेंट कौन था, WC बनर्जी। पहला सेशन था अटेंडेड बाय हाउ मेनी डेलीगेट्स, 72 डेलीगेट्स। वेरी गुड। फिर दूसरा हुआ 1886 के अंदर। 1886 के अंदर कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। और प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ये सब दिसंबर में हुए। ये मर्जर था विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर तीसरा हुआ 1887 के अंदर मद्रास में। इसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अपील किया मुस्लिम्स को कि चलो ज्वाइन करो तुम नेशनल मूवमेंट। तो मुस्लिम्स की साइड से कौन बने पहले, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 के अंदर इलाहाबाद में लोकेशन थी, इलाहाबाद में। और कौन बने, प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूले। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं, जॉर्ज यूले। देन 1896 के अंदर कलकत्ता में रहीमतुल्ला एम सयानी प्रेसिडेंट थे और वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया। वंदे मातरम आपको पता है ना, वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन 1896 के कलकत्ता के जो सेशन है उसमें रहीमतुल्ला एम सयानी थे। वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट गाइस। फिर 1905 में बनारस सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने कंडेम्प्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस समय, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का कलकत्ता का सेशन जब हो रहा था, दादा भाई नौरोजी वो भी प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले जो स्वराज टर्म है सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ करा। तो सबसे पहले स्वराज टर्म दादा भाई नौरोजी ने यूज़ करा 1906 के कलकत्ता सेशन में। 1907 का सेशन सूरत में ही हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस स्प्लिट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। फिर 1908 में मद्रास में सेशन हुआ था जिसके भी कौन थे, रास बिहारी घोष। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सेशन इश्यूज़। फिर 1909 में हुआ लाहौर के अंदर जिसके हैं मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट। डिस्कशन हो रहा था इंडियन का काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ था। 1909 में क्या हो रहा था उस वक्त आपको मालूम है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया था जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म टू पैसिफाई द मॉडरेट्स, है ना। यानी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ख़राब करने की कोशिश की थी। ये इन्होंने काम किया था और बाकी उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में ज़्यादा मॉडरेट्स पे ध्यान दिया नहीं गया था, उनको बस सिर्फ दबाने की कोशिश की थी बस। फिर 1910 का इलाहाबाद का सेशन है जिसमें है सर विलियम वेडरबर्न, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1911 का कलकत्ता में हुआ भीषण नारायण दर जिसमें जन गण मन जो नेशनल एंथम है वो संग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 1911 में हुआ भीषण नारायण दर। फिर 1916 में लखनऊ में हुआ। 1916 में क्या चल रहा था, 1916 में चल रहा था लखनऊ पैक्ट ही चल रहा था जब ये सेशन हुआ जिसमें क्या था, मॉडरेट्स और
रीयूनाइटेड, 9 साल बाद रीयूनाइट हो गए थे और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया था, ये रीयूनाइट हुए थे। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट हुआ था। अंबिका चरण माजुमदार प्रेसिडेंट है। फिर 1917 के कलकत्ता में सेशन में एनी बेसेंट आई, ये पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी। आपको पता है ना एनी बेसेंट ने क्या किया था? एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल स्थापित किया था। आयरिश लेडी है, होम रूल स्थापित किया था कहाँ पर? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश किया था महाराष्ट्र के अंदर। फिर देख लो 1918 में सेशन हुआ बॉम्बे में अगस्त के अंदर और दिल्ली में हुआ दिसंबर में, जिसमें हसन इमाम बॉम्बे में बने और मदन मोहन मालवीय दिल्ली में बने। तो 2 सेशन हुआ पहली बार एक साल में, वरना दिसंबर में ही लगता था। 1918 में 2 सेशन हुए। फिर 1919 में तो आपको पता है अमृतसर में हुआ था और मोतीलाल नेहरू थे जब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा था, जलियांवाला बाग मैसाकर के कारण स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने उससे पहले रॉलेट एक्ट ले आए थे, उससे पहले ये लोग बोलते हैं मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ले आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि भाई सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट होगा, फाइनेंस और पुलिस हम संभालेंगे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम वो रख लो, इंडियन मिनिस्टर को बोलते तुम एजुकेशन और हेल्थ संभाल लो। फिर उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया कि ब्लैक लॉ ला दिया, ना वकील कर सकते हो, ना दलील दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, और किसी को भी जेल में डाल देंगे, कोई उसका ट्रायल भी नहीं होगा, कोई वारंट भी नहीं मांगेगा। और फिर इन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैसाकर कर दिया। तो मोतीलाल नेहरू की जो डिस्कशन हुई थी ना 1919 के दिसंबर में, क्योंकि अप्रैल में तो इन्होंने ये किया था, है ना, तो यही इसी बात पे ही हुई थी, अमृतसर में ही हुआ था ये सेशन, मोतीलाल नेहरू ने कंडक्ट करा था इसे, प्रेसिडेंट थे। फिर आती है 1925 की कानपुर में सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। जो आपकी एनी बेसेंट है वो पहली विमेन प्रेसिडेंट है। विमेन प्रेसिडेंट और इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के क्वेश्चन में फ़र्क डाल देता है एग्जामिनर। तो वो 1925 की सरोजिनी नायडू है कानपुर की। फिर 1928 में हुआ कलकत्ता के अंदर सेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू बने आपके अगेन प्रेसिडेंट, और उन्होंने फॉर्मेशन करी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की। क्योंकि आपको पता तो है कि 1927 में तो क्या हो गया था, साइमन कमीशन तो 1922 में हुआ था। 1927 हाँ आई एम सॉरी 1922 में चौरी चौरा हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन हुआ था, जिसमें ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चेक करने आए थे। बट बाद में वो जो हैं ये लीडर्स बुकर गए, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे पास इंडियन लीडर तो है नहीं कोई, तुम क्या चेंज करोगे इसमें। ठीक है, तो अब ये चल रहा था। फिर 1929 जहाँ पे हमारी कहानी हमने अभी इस पे आए हम मोड़ पे कि लाहौर का जो सेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट है, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ है, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। फिर 1930 में अभी कोई सेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट चलेगा, जो भी हम आगे आपको बताएंगे। फिर ऐसे 1931 में भी सेशन होगा कराची में, अभी आगे पढ़ेंगे हम। वल्लभ भाई पटेल उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। रेजोल्यूशन होगा फंडामेंटल राइट पे, गांधी जी का इरविन पैक्ट आएगा। 1936 में फैज़पुर में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनेंगे। ये पहला रूरल सेशन होगा जो विलेज में होगा, गांव में होगा। फिर 1938 के अंदर हरिपुरा में होगा, सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप होएगी। और 1939 में त्रिपुरी में फिर से सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, पर वो रिज़ाइन कर देंगे और उनके बदले राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे। फिर 1941 से 45 में कोई सेशन नहीं हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था। 41 से 45 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 to 14 1914 से 1918। दूसरा वर्ल्ड वॉर हो रहा है 1941 to 1945। फिर होता है तुम्हारा 1946 के मेरठ में आचार्य कृपलानी, लास्ट सेशन होता है बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 के जयपुर में होगा पट्टा भाई सीतारमैया। और 1950 में नासिक में होगा पुरुषोत्तम दास टंडन, जो रिज़ाइन कर देंगे 1951 में, और नेहरू जी आपको पता है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर तो अब आप देख के बताओ कि आपको मैप से कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। क्या याद आ रहा है? ये देखो, एक तो लखनऊ का सेशन हुआ है 1916 में इधर, ये बॉम्बे का सेशन 1885 में इधर, सूरत का 1907 में इधर हुआ है, जिसमें तो सूरत स्प्लिट हो गया था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में बीच में।
नागपुर का सेशन 1925 में हो रहा है, कलकत्ता का 1906 वाला, मद्रास का 1927 वाला, ये लाहौर का 1929 वाला, ये अमृतसर में हुआ 1919 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं जो आपने एटलीस्ट इतने तो याद करने ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी पहले 4 सेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप वो 1917 वाला याद कर लेना, जो कि भाई एनी बेसेंट वाला कि पहली महिला कौन बनी। और पहले बताओ, पहले मुस्लिम कब बने थे? तीसरे सेशन में बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। चलो अब लेट नहीं करते हैं, टाइम को बचाते हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें आज पूरी ये स्टोरी कंप्लीट करनी है अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट की एक ही लेक्चर में। तो आगे बात बढ़ाते हैं सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट पे। ये आपका 1930 टू 1934 चला, 1930 से 1934 तक चला। सॉल्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पर्सन, सही बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन and passed a law that banning manufacturing of salt by Indians so that British could sell salt at high rates and salt made in Liverpool in England would not face any competition। मतलब क्या है इसका? मतलब सुनना तुम मेरी बात का। कह रहा है कि सॉल्ट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हाँ होती है हर पर्सन की। नमक के बिना तो तुम खाते ही नहीं हो, रोज़ सब्जी रोटी खा रहे हो, नमक ही तो डल रहा है उसमें। सॉल्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जो द ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है किस पे? सॉल्ट प्रोडक्शन पे। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन एंड पास्ड अ लॉ बैनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट अगर इंडियंस बैन कर दें, सो दैट ब्रिटिश कुड सेल सॉल्ट एट हाई रेट्स। तो उससे क्या होगा? ब्रिटिश तो सेल करेंगे, हाई रेट्स पे सेल करेंगे सॉल्ट, and the salt made in the Liverpool in England would not face any competition। है ना, बात है। अच्छा, तो यानी ये लोग बड़े दिमाग लगा रहे थे ब्रिटिश वाले। तो क्या दिमाग लगाया उन्होंने? देखो कि अगर हम इंडियंस को मना कर दे कि तुम सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग मत करो, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हम हायर रेट्स पे इनको सॉल्ट बेचेंगे जो हमारे यहाँ बन रहा है लिवरपूल के अंदर इंग्लैंड में, और कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए 12 मार्च 1930 को, अब अपनी रिक्वायरमेंट की बात आ गई ना, नमक की बात आ गई, 12 मार्च 1930 को गांधी जी बिगेन हिज एपिक दांडी मार्च, जिसके लिए वो फेमस है। फ्रॉम साबरमती आश्रम से शुरू हुए, ये साबरमती आश्रम स्टार्टिंग पॉइंट है, गए और दांडी पे जाके रुके। साबरमती आया, फिर ये आगे और भी आए तुम्हारे, है ना, साबरमती आश्रम हो गया, फिर आगे तुम्हारा नावगांव हो गया, नाथलाद हो गया, ऐसे चलते गए दांडी तक गए। तो दैट इज़ हाउ द मार्च केम टू बी नोन एज, मार्च का महीना था ना 12 मार्च 1930 था, इसलिए इसका नाम हो गया। चलने वाले काम को भी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च। सो क्योंकि दांडी तक पहुँचे। ही वॉज अकम्पनीड बाय 78 सपोर्टर्स, तो इनके साथ चले। दे मेड द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रॉक द लॉ, और उन्होंने बोला ये तुम हमारे कोई लॉ बनाते हो कि हम मैन्युफैक्चर ना करें? अच्छा जी, तो हम तो लॉ तोड़ेंगे, ठीक है। तो ने ऐसे लॉ को तोड़ा। द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एन ओपन चैलेंज टू ब्रिटिश लॉ, ओपन चैलेंज किया तुम्हें। एंड सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 से 1934 तक पूरा स्प्रेड हो गया, ऑल ओवर द कंट्री, पूरा फैल गया। इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट क्यों बन गई? क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स सब बायकॉट हो गए। फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, जाओ नहीं देते टैक्स, क्या कर लोगे। शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकेटेड। द मूवमेंट वॉज लेड बाय, नाम दिख रहा है आपको, अब्दुल गफर खान। मूवमेंट किसने लीड करा है? अब्दुल गफर खान ने। कहाँ पर? इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। यानी अगर आपसे सवाल बन जाए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो आपने क्या बताना है? अब्दुल गफर खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी, क्योंकि इन्होंने ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इस मूवमेंट को लीड करा, ठीक है।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया कि इस मूवमेंट को हम रिप्रेस करके रहेंगे, एंड रिसोर्टेड टू वायलेंस। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी, इस बार गांधी जी और नेहरू जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, और भी लोग हुए थे, ये मेन नाम है ना। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, अब आई थी पूरी पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग इस बार। A feeling of belonging to one nation united the people living in different parts of country, सारे लोग अब की बार पूरे यूनिटी पे आ गए थे, अब नहीं छोड़ेंगे ब्रिटिशर्स को। फिर देखो इन 1930 एंड 1931 गवर्नमेंट कॉल्ड 1930 और 1931 में गवर्नमेंट ने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ करके थी। ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनेंस स्टेटस टू इंडिया, डोमिनेंस स्टेटस देके राजी ही नहीं थे, एंड गांधी जी रिज्यूम्ड, गांधी जी ने कहा मत करो, तुम मत दो, कोई नहीं, हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट फिर चालू रखेंगे। और बाद में ये मूवमेंट जो है 1934 में जाके विड्रॉ हुआ है, यानी तब तक तो चलता ही रहा है, तब तक तो ये मूवमेंट चलता ही रहा है। अभी ये ना कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे अब आप देख लो, ये आपका अमृतसर लिखा है, ये इधर लिखा है लाहौर, ये लखनऊ, मैप में मार्क करना हो तो चौरी चौरा, चंपारण इधर, कलकत्ता इधर, ठीक है बच्चे, ये मार्क करने में आपको आसानी रहेगी इसलिए ऐसा लिखा है। हाँ, और ये इधर ये मद्रास बना हुआ है, ये मद्रास नीचे की साइड, ठीक है जी। और डू यू नो बताती हूँ, डू यू नो ये है, कह रहा है इंडियन मर्चेंट्स, ध्यान से सुनना, Indian merchants formed the Indian Industrial and Commercial Congress and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries under Purushottam Das Thakur and G.D. Birla. They joined civil disobedience movement to safeguard their business from the British. तो कह रहे कि इंडियन मर्चेंट्स ने भी फॉर्म कर ली थी अपनी इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस, और एक फेडरेशन बना दी थी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, किसके अंडर थी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी डी बिरला। इन्होंने भी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में साथ दिया था, उनको अपने बिजनेस की जो पड़ी थी इसलिए, चलो जिस भी वजह से दिया था साथ तो दिया ना, बढ़िया बात है ये भी। सो ये खादी खेड़ा विलेज, दांडी, ठीक है, ये सब जगह जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये सारी। ये देखो 2 तो आपकी गुजरात में ही है ना, ये लखनऊ और चौरी चौरा तो यूपी में हुआ, चंपारण ये आपका बिहार में हुआ, ये कलकत्ता, लाहौर अमृतसर तो पास पास ही हैं, मद्रास देख लो इधर, ये मद्रास है तुम्हारा तमिल साइड पे, चेन्नई है। अब बच्चे देखो आगे क्या हुआ, आगे हुआ आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसे हुआ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा। द रेडिकल माइंडेड इंडियंस वर अपसेट व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्हें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि एक तो वायलेंस करने से हमें मना करते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वापस ले ली। एक तो इन्होंने हमारे पुलिसमैन वालों पर अटैक किया चौरी चौरा इंसिडेंट में, तो अब उन्होंने सोचा ऐसे तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के, रेडिकल लोगों में था, एकदम एक्सट्रीमिस्ट थे वो। तो दे डिसाइडेड कि हम लूटेंगे, किसको लूटेंगे, दे डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम अ ट्रेन फॉर बाइंग वेपन्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लूटेंगे किसको, सरकारी जो कैश है उसको लूटेंगे, कहाँ से, फ्रॉम अ ट्रेन जा रही होगी ना उससे, जो ट्रेन जा रही होगी ना वेपन्स खरीदने के लिए, जो कैश जा रहा है, सरकार का कैश जा रहा है, उसको लूटेंगे। अब डिसाइड तो कर लिया, बट बहुत सारे लोग तो अरेस्ट ही हो गए थे एंड ट्राइड हो गए थे, इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ही फंस गए थे पूरा। तो हिंदुस्तानी सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशंस, तो इसलिए क्या हुआ, हिंदुस्तानी सोशल जो रिपब्लिकन एसोसिएशंस हैं वो बनी, कहाँ पर, कानपुर में बनी। किसने बनाई, बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एट्सेट्रा, इन सब ने मिलके बनाई एक एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई कानपुर के अंदर। काकोरी ट्रेन रॉबरी वॉज वेल नोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप की इतना वैसे वो कहनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा वाली बात।
तो मानना पड़ेगा इस ग्रुप ने क्या बढ़िया काकोरी ट्रेन रॉबरी का एक ब्रेवरी दम चाहिए काम करने के लिए जो इन्हें करा। हालांकि अरेस्ट हो गए थे। तो एक बनी जुगांतर पार्टी। जुगांतर पार्टी किसने स्टार्ट करी? अरबिंदो घोष ने। देखते जाओ किसने क्या क्या किया। जुगांतर पार्टी स्टार्ट की अरबिंदो घोष ने और प्लान किया एक आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लान किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर में प्लान किया है ना। तो एक तो कानपुर में जो वो बनी थी हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, युगेंद्र शुक्ला ने। और एक वो जुगांतर पार्टी शुरू हुई अरबिंदो घोष द्वारा। ये शुरू हुई थी जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना 1914 या 1918 तक, तब जुगांतर पार्टी बनाई थी अरबिंदो घोष ने। ये भी रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। वो पता है ना अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं। अच्छा, अब एक और काम हुआ क्या? लाहौर में 1928 की बात कर रही हूँ, कब की? अभी पूर्ण स्वराज से पहले, मतलब पूर्ण स्वराज हम 26 जनवरी 1930 को मना रहे हैं, है ना। ये बात हो रही है 1928 की। 1928 की बात है, 1928 की बात है। भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु, भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु को जो है असैसिनेटेड पुलिस कमांडर सैंडर्स who was responsible for लाला लाजपत राय as death, बिकॉज आपको पता है ना लाला लाजपत राय पे क्या हुआ था? लाठी चार्ज हुआ था ना। लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था। कब हुआ था? साइमन कमीशन जब आया था 1927 में। क्योंकि ये लोग बायकॉट कर रहे थे तो लाठी चार्ज कर दिया था इन्होंने लाला लाजपत राय पे। तो इसलिए इसी के अगेंस्ट 1928 में लाहौर में ही भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, ये तीनों के तीनों ने क्या करा? पुलिस कमिश्नर को ही सेट कर दिया, मार दिया। तो अब अ बॉम्ब was thrown in the Central Legislative Assembly में बॉम्ब को थ्रो किया गया। किसने किया? बाय भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने किया। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने किया। फिर देखो इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। सज़ा किस किस को मिली है? सज़ा मिली है भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को 1931 के लाहौर, 1931 में लाहौर में। ठीक है, तो इनको जो है वो ये तीन लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। फिर सम अदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर इंडिया हाउस। देखो कुछ अदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जैसे कि इंडिया हाउस के मदन लाल धिंगड़ा। गद्दार पार्टी बनी थी लाला हरदयाल ने। बर्लिन पार्टी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बर्लिन पार्टी किसकी है? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। गद्दार पार्टी लाला हरदयाल। इंडिया हाउस मदन लाल ढींगड़ा। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विड्रॉल जब हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। अब उन्होंने क्या करा था? ये मेमोरियल तो फिरोजपुर में ना, हाँ। तो इन्होंने क्या किया, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था तो इनने हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम चालू कर दिया। तो इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने कुछ और रिफॉर्म्स कुछ और लेके आया इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि अब बहुत कुछ हो गया था। तो अब 1931 तक या 1930 तक है ना, तो अब ये कुछ और नया एक्ट लेके आए। इसमें कौन था? इसके अंदर जो हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। हेड तो गवर्नर जनरल था। ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर। द मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरेशन हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू देम। तो जो स्टेट्स के मेंबर थे ना, मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरेशन, इन पर ऑटोनॉमी थी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स जो डेलीगेटेड किए गए थे उनको। द सेंटर कॉन्टीन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज। सेंटर ने कॉन्टीन्यू किया कि डिफेंस को कंट्रोल करने के लिए और एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवेज अभी तक सेंटर ही कंट्रोल कर रही थी।
एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट्स के लिए। जो छोटे छोटे प्रांतों के लिए, प्रोविंसेस के लिए क्या इस्टेब्लिश करी इन्होंने? फेडरल कोर्ट। क्या इस्टेब्लिश किए? फेडरल कोर्ट। बस ये काम थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट किया। इसमें बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स, दोनों ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, रखो अपने पास, अलॉन्ग विद द अदर पार्टीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, आपने पढ़ा ना 1941 से 45, अभी हम पढ़ रहे थे बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ 1939 में शुरू हुआ। हमारे आज़ाद होने से पहले एक और बार हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया, ब्रिटिश ने क्या किया, बड़ी चालाकी से इंडिया को ड्रैग कर लिया वॉर में, टू सेटिस्फाई देयर ओन इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस। बड़े चालाक निकले कि चलो आओ आओ हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, वर्ल्ड वॉर जो चालू हो गया था, तो बड़े चालाक निकले। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग, अब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया, पूरे जोश में आ गए। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, अब 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना बड़ा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन लाया कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, टू एनलिस्ट द टोटल कॉपरेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और भाई 1942 में इन्होंने बोला कि यार प्लीज़ हमारा साथ दो, तो इसलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भिजवाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट ये मिशन फेल हो गया, क्यों? बट द मिशन फेल्ड एज डिमांड्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर रिजेक्टेड। इंडिया वालों ने बोला ठीक है कि हाँ हम चलेंगे तुम्हारे साथ, वॉर में साथ देंगे, पर हमारी मांग तो मानो, हमें आज़ाद कर दोगे। बोलते नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर जाओ, नहीं मानते हम तुम्हारा ये मिशन, क्रिप्स मिशन रखो अपने पास, 1942 वाला क्रिप्स मिशन। चलो अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितने भी वेरियस रिफॉर्म्स पढ़े ना, एक बार हम उन सबका कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। ये जितने भी हमने रिफॉर्म्स पढ़े एक बार इन सब का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक तो आया था हमारा स्पेशली जो अभी तक हमने पढ़ा, मॉडले मिंटो रिफॉर्म या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। ये पहला ट्रू अटेम्प्ट था एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट इंडिया में लाने का। ये पहला अटेम्प्ट था। आपको पता है ना, मॉडले मिंटो रिफॉर्म जब इंडिया में आया 1909 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉडरेट्स को पैसिफाई करने के लिए लाया था। और इसमें बट उनका चालाक थे, हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को क्या खतरा तोड़ना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स तुम्हें हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो ये पहला अटेम्प्ट था रिप्रेजेंटेटिव को इंट्रोड्यूस करने का। इट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द साइज और फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स एट द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल्स पे क्या हुए, चेंजेस आए, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड हुए। जबकि अगर हम बात करें मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो डायर की लाई गई प्रोविंशियल लेवल पे। डायर की मतलब डुअल सिस्टम ऑफ सेट ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई एजुकेशन हेल्थ तुम संभालो, फाइनेंस पुलिस हमारी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लाया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल पावर्स को क्लासीफाई कर दिया। फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब वाला देखें 1935 वाला, वो ये था, वो ग्रांट करता था, ग्रांट ऑफ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड एंडिंग द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो उन्होंने सोचा कि चलो 1919 में जो डायरकी हुई है उसे ख़त्म करते हैं, है ना, उस चीज़ों को हम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट इलेक्शंस का इंट्रोड्यूस करते हैं। एक फेडरल कोर्ट ले आए ना ये, तो इसमें मैंने आपको बोला ना, इसमें फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। जो अभी तक तो सेपरेट इलेक्टोरेट था पहले 1909 वाला ये, फिर 1919 में क्या किया इन्होंने, एक्ट प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, बोला कि फ़र्स्ट टाइम हम देते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल करा। बट ये जो 1935 वाला है, इसमें क्या किया, मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज वाज अल्टर्ड सो एज टू इंक्लूड एनी नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, हु वर नाउ एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी एंड बी अपॉइंटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट्स। यानी एक मेंबरशिप दे दी प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, ताकि तुम जितने भी है, ठीक है, अपनी तरफ से तुम ऐड कर दो, क्योंकि साइमन कमीशन तो इन्होंने अपोज करा था बिल्कुल।
फिर आया बच्चा हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। तो अब धीरे धीरे हम स्टोरी में आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस को बैन कर दिया गया। पुलिस एंड आर्मी वर ब्रॉट आउट टू सप्रेस द मूवमेंट। पुलिस और आर्मी को ले आए कि अब चलो मूवमेंट को बंद करो। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी हमने मना कर दिया था, ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ वॉर में चलो हम क्रिप्स मिशन को वो करते हैं। हमने बोला रखो अपना क्रिप्स मिशन 1942 में, क्या नहीं रहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ लेके चलते तुम्हें। तो इट बिकेम ऑब्वियस दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। अब तो हो गया था कि यार ब्रिटिश सरकार तो फ्रीडम देने से रही इंडिया को। गांधी जी फियर दैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पता चले जापान भी आ जाए। हैंस ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। अब गांधी जी पक्का वाला चाहते थे कि नहीं अब तो निकालना ही है कुछ भी हो जाए। नाउ गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू ब्रिटिशर्स। फूक मार के उनने कैसे उड़ाया? ऑन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त यानी 8/8/1942। 1942 देखोगे ना तो 1942 में कैसे हराया? बाय लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इट वॉज अ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जीज कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। अब तो भाई इमीडिएट इंडिपेंडेंस दो। विद इन 24 आवर्स गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। और अब गांधी जी का मंत्र इस बार क्या था? डू और डाई। इंस्पायर कर दिया पीपल को एकदम ये बोल के। तो ब्रिटिशर्स वर इन्फ्यूरेटेड। द पुलिस एंड आर्मी वैग्ड ब्रूटल टेरर ऑन पीपल। वो तो करेगी, पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन्हें दबाने की, पर अब ये चुप नहीं रहेंगे। तो फिर अब हमारे आए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उस समय इमर्ज करे एज अ प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब मैं ज़रा देखता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस का नाम पता है एक इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्ट करा था। एक ग्रुप ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने इंस्पेक्शन दी, है ना। अब इनका क्या काम था? इन्होंने बोला कि अब मैं देखता हूँ। सुभाष चंद्र बोस आ गए हैं। ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विद एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक जर्मनी एंड जापान टू गेट ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। वो और तो और जर्मनी और जापान से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए। और इन्होंने क्या स्लोगन दिया? इन्होंने बोला यू गिव मी ब्लड, तो मुझे अपना यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मेहनत करो, मेरे साथ आर्मी में लगो, मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हें फ्रीडम दिलवाऊंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। ये डिसअपियर फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन से चुपचाप डिसअपियर हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला और चुपचाप अब्रॉड चले गए ताकि ये हेल्प मांग सके कि यार अब हम चाहते हैं कि हमें इंडिया को आज़ाद कराया जाए। सुभाष चंद्र बोस वॉज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी। इसलिए अब सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी को हैंड ओवर किया गया। दैट हैड बीन इनिशियली, जिसे इनिशियली ऑर्गेनाइज किया था, इनिशियली शुरुआती तौर पे मोहन सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने इसे रीऑर्गेनाइज किया क्योंकि अब वक्त आ गया था ब्रिटिश को बाहर फेंकने का, अब बस बहुत हो गया। द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स थे, इन्होंने ट्राई कलर का झंडा अपना फहराया, बट होस्टेड द ट्राई कलर, बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड। बट फिर वही बात है, ब्रिटिश लोग हैं ना आगे, पर इन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया। और तो और सुभाष चंद्र बोस ने ग्रुप ऑफ विमेन मेंबर्स तक को इंस्पेक्ट करा, उनको भी तैयार करा। ये देखो, ये सुभाष चंद्र बोस है हमारे। तो अब हम धीरे धीरे और ज़्यादा इंडिपेंडेंस के और नज़दीक आ गए हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? एंड पे आया। प्राइम मिनिस्टर अटली ऑफ लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन आए? प्राइम मिनिस्टर एटली ऑफ लेबर पार्टी, वो पावर में आए ब्रिटेन में। ही वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। अब उन्हें थोड़ी सी सिंपैथी आई कि अब और तंग नहीं करते इन्हें। अ कैबिनेट मिशन, एक अब कैबिनेट मिशन भेजा गया, 1945 की बात है, वो भेजा गया 1946 के मार्च 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन भारत में। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरीम गवर्नमेंट, कि अब इंटरीम गवर्नमेंट बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। पर अब की बार मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे इस इंटरीम गवर्नमेंट में।
दे डिमांडेड कि हमें देना ही है ना तो एक सेपरेट स्टेट दो मुस्लिम्स को, जो कि पाकिस्तान अब बना हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो वायसरॉय थे इंडिया के। कि आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय थे इंडिया के, क्योंकि पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसरॉय में हम आए थे। तो इन्होंने प्रेजेंट करा अपना प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। इन्होंने माउंटबेटन ने अपना पूरा प्लान दिया, कह रहे कि हाँ ठीक है इंडिया को बांट देते, इंडिया और पाकिस्तान में, वे जाते जाते कुछ तो करके जाएं। गांधी जी एंड अदर इंडियन लीडर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्लान, बट अब कोई चॉइस नहीं थी उनके, बट हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड रॉयट्स हो गए थे, अब कोई ना चॉइस नहीं बची थी कि अब तो बस ठीक है, वो है ना कि अब क्या ही कर सकते हैं वाली बात है, आज़ादी को तो चुनना ही था। तो डू यू नो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस समय एक प्रॉस्पेरस प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ लॉयर, एंड ही गेव इट अप टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने ज्वाइन करी डिसइंटीग्रेटेड नेशन को, कैसे? बाय मर्जिंग प्रिंसली स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन। उन्होंने तो अपनी इस लेवल तक की कोशिश करी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आ गया था बच्चे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पारी। तो अब इंडिया मार्च कर रही है आगे, और ये पास करा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसे डिसाइड किया था क्लेमेंट एटली ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हो गई थी कि चलो ट्रांसफ़र ऑफ द पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द पार्टीशन ऑफ टू नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान पे एग्री हो गई थी। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, ये बेस था माउंटबेटन के प्लान पे, जो वायसरॉय हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। तो इसके मेन फीचर क्या थे? द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ब्रिटिश रूल जो है एंड हो जाएगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ, अभी के अभी। एन इंडिपेंडेंट डोमिनेंट ऑफ इंडिया वॉज मेड, एक इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बना इंडिया का, जिसमें आया आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस आए अंडर द ब्रिटिश, लाइक मद्रास की प्रेसिडेंसी आई, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब आए। वेस्ट पंजाब आपका हो गया, नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, सिंध हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, ये सब आपके पाकिस्तान में गए। मतलब जितना भी आपका वेस्ट पंजाब है, आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, सिंध वाला इलाका है, ईस्ट बंगाल है, ये सब पाकिस्तान के पास जाएंगे, ये सब पाकिस्तान पे गए थे। जो बांग्लादेश है वो तो बाद में बना ना बच्चे, ठीक है, पहले ये सब उस समय पाकिस्तान पे गए। और इंडिया में क्या आया? इंडिया में आया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब इंडिया में आए। तो प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम, प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी थी कि तुम्हारा जो मन करे तुम डिसाइड कर लो कहाँ पे जाना है तुमने। The Dominion of India and Pakistan were granted the complete freedom and they became the members of British Commonwealth. इनको कंप्लीट फ्रीडम दे दी और वो मेंबर बने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के। इधर आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट को उन्होंने होस्ट किया। अब डू यू नो देख लो कि अपने दिमाग से और डिप्लोमेसी से सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सीड हो गए इन परसुएडिंग मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कि वो इंडिया ज्वाइन करें। सरदार पटेल अपील टू द स्टेट्स दैट दे वुड बी बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग इंडिया। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दस ज्वाइंड 15 अगस्त 1947 को ज्वाइन करी, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स थी जैसे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जो बाद में लेटर ज्वाइन करी। और आपको पता है एक और बात बताऊँ, उस समय क्या था जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था ना, कम से कम 6 मिलियन पीपल ने क्रॉस करा था बॉर्डर को, दो वे में आपस में से क्रॉस हुआ था एक्सोडस। कॉमनल राइट्स भी होते इस चक्कर में, और बहुत सारे लोगों की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ा था भाई। तो ये आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है ये ग्रीन वाला, ये सब पंजाब, ये पाकिस्तान के इलाके में गया था उस समय। और ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर और ये हैदराबाद, इन्होंने तभी डिसाइड नहीं किया था, इनका मन था कि तभी अभी तक डिस्प्यूट चलता है। ये गिलगिट वाला एरिया, इनका मन तो था जम्मू कश्मीर वालों का पाकिस्तान की साइड पे, और ये मतलब बेसिकली जाने का, और हैदराबाद वालों का भी यही था। बट हैदराबाद ने तो बाद में सही डिसीजन लेके अगले 1948 तक आई थिंक ज्वाइन कर भी लिया था इंडिया को। बट जम्मू कश्मीर के साथ अभी भी हमारा चलता रहता है डिस्प्यूट। और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हो ये हमारा इंडिया के अंदर है, ठीक है। और फिर अब आप देख सकते हो लॉर्ड माउंटबेटन बने लास्ट वायसरॉय बने इंडिया के, और पहले गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। और
Chakravarti Rajagopalachari was appointed the next Governor General and he was the first or last Indian to become the Governor General. कौन? Chakravarti Rajagopalachari. 560 princely states joined India. The states of Junagadh and Hyderabad joined India after military action. Some other colonial states which were under foreign rule were also liberated, जैसे कि पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच इन 1953-54. गोवा को भी आज़ादी मिली पोर्टुगीज़ से 1961 में. सिक्किम को भी मिली ब्रिटिश से आज़ादी और बाद में ये सब फ्री इंडिया का पार्ट बन गए 1975 में. और आई होप आपको मज़ा आया होगा. तो अगर अच्छा लगा